हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंसूरी साइंस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी मंसूरी मैम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के पहले चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, मॉडल पेपर को हम लोग देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल के मॉडल पेपर को, यानी मॉडल क्वेश्चन पत्र को देखेंगे। हम लोग साइंस का देखेंगे, साइंस के विषय को देखेंगे जो 50 नंबर का होगा। पूरे 50 नंबर का होगा। पहला खंड है कि अति लघु व उत्तरीय प्रश्न 10 नंबर का ये रहेगा। 10 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन, 10 अंक के। और खंड खा है लघु उत्तरीय प्रश्न 24 नंबर के। और खंड शाह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 16 नंबर अंक के। कितने कितने के रहेंगे? 2 क्वेश्चन 8-8 नंबर के रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का, क्या है? पदार्थ के कणों की 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। आंसर है पदार्थ के कणों की 2 मुख्य विशेषताएं। नंबर 1 है पदार्थ के कणों यानी पार्टिकल के बीच रिक्त स्थान यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। सेकंड है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील कंटिन्यूअसली मूविंग रहते हैं और एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपने पदार्थ के भौतिक गुणों को पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है पदार्थ की किस अवस्था जिसमें कणों की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है? आंसर है गैस अवस्था, गैस स्टेट की। जैसे हम समझते हैं काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि उसके भागने की यानी मूविंग करने की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है। तो सबसे ज्यादा किस चीज में होती है? यहाँ पर पूछा है अधिकतम, तो किस में होती है सबसे ज्यादा? वो गैस में होती है। क्यों? देखिए हवा एक गैस है ना, तो यहाँ पर देखिए मैं इसके कण कितने दूर दूर पे है ना, कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे हैं ना, इसलिए मैं यहाँ पर हाथ फेर पा रही हूँ हवा में। तीसरा क्वेश्चन है विसरण की परिभाषा लिखिए। आंसर देखते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों यानी मैटर के कणों का अपने आप में मिल जाना विसरण डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे कोई पदार्थ है, 2 पदार्थ हैं, आपस में मिल जाएं, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। फोर्थ क्वेश्चन है क्वथनांक से आप क्या समझते हैं? आंसर देखते हैं। वह तापमान यानी टेम्परेचर जिसमें द्रव्य यानी लिक्विड उबलने लगता है और गैस में बदलने लगता है, उसे क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वीडियो में देखा था पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, आप कमेंट सेक्शन में दे दिए इसका जवाब। पांचवा क्वेश्चन है 25 सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित कीजिए। चलिए देखते हैं। अगर हमें सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 273 से प्लस करना है। क्या करना है? प्लस 273। अपना सेल्सियस कितना है? 25 है, तो बराबर करेंगे 298 आएगा, 298 केल्विन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पॉइंट गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है? आंसर देखते हैं। घड़े के सूक्ष्म छिद्रों से होने वाले जल के निरंतर वाष्पीकरण इवेपोरेशन के कारण। जैसे जो घड़ा होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मैंने बताया है डायग्राम के साथ कि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें से पानी निकलता रहता है। आप देखेंगे तो घड़ा गीला रहेगा, तो जिसकी वजह से वो वाष्पीकरण होते हैं, वही इसके लिए अंदर का पानी ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पदार्थ के घनत्व का मात्रक यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है? किलोग्राम प्रति घन मीटर यानी केजी प्रति मीटर क्यूब। आठवां क्वेश्चन है कि क्या ठोस का आयतन निश्चित होता है? आंसर देखते हैं। हाँ, ठोस का आकार
साइज और आयतन, वॉल्यूम दोनों निश्चित यानी फिक्स्ड होता है। यानी जो उसकी शेप है, यानी जो उसकी शक्ल है वो भी वैसी ही रहेगी और जो उसका साइज है वो भी उतना ही रहेगा। यही मतलब है इसका। 9वां क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर गैसों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर देखते हैं। दाब यानी प्रेशर बढ़ाने पर गैस के कण पार्टिकल यानी पास पास आ जाते हैं, जिससे उसका आयतन यानी वॉल्यूम घट जाता है और वे द्रवित यानी लिक्विड स्टेट हो सकता है। यानी जब किसी दाब पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो द्रवित अवस्था में बदल सकता है। 10वां क्वेश्चन है कि पदार्थ क्या है? आंसर देखते हैं। वो चीज जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो उसे पदार्थ कहते हैं। यानी उसमें कुछ न कुछ मास होगा यानी वजन होगा और कुछ न कुछ वो जगह घेरेगा, तभी वो पदार्थ कहलाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्नों का पहला क्वेश्चन है कि ठोसों की तुलना में गैसों में विसरण की दर बहुत अधिक होती है। इस कथन को एक उदाहरण सहित समझाइए। आंसर है कि गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बहुत तीव्र होती है और उनके बीच रिक्त स्थान ठोसों की तुलना में बहुत कम होता है। इस कारण गैसों के कण तेजी से फैलकर दूसरे कणों में आसानी से मिल जाते हैं, जिससे गैसों में विसरण की दर यानी दर की प्रक्रिया से हम समझ सकते हैं। दर को ये मतलब जो प्रोसेस है, मान लेते हैं प्रोसेस बहुत अधिक हो जाती है। विसरण की तो आपने डेफिनेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि विसरण का मतलब है कि एक दूसरे में मिलना। तो किसके कण ज्यादा जल्दी मिल सकते हैं? उस ठोस के। क्यों? क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है और वो उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बहुत ज्यादा है, यानी रिक्त स्थान भी उसमें ज्यादा होता है। एग्जाम्पल है रसोई घर में पक रहे खाने यानी जो खाना बन रहा है उसकी जो महक है देखते हैं कि पूरे घर फैल जाती है। दूसरा है अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैलना, जैसे कि जो अगरबत्ती खुशबू जलाते हैं देखते हैं पूरे रूम में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी गैस है और जो इसकी महक है खाने की वो भी तो गैस है, वो भी फैल रही है। क्वेश्चन है कि पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बीच मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं कि पहला है लक्षण है, फिर ठोस है, फिर द्रव्य है, फिर गैस है। देखते हैं पहली पॉइंट क्या है, आकार और आयतन यानी साइज और वॉल्यूम। देखते हैं दोनों निश्चित होता है, यानी ठोस में दोनों फिक्स होते हैं, आकार भी और आयतन भी। में है कि आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, यानी कि इसकी जो वो क्या बोलते हैं साइज है वो अनिश्चित है और जो वॉल्यूम है वो निश्चित होगा। और गैस में दोनों ही अनिश्चित होगा, ना साइज उसकी निश्चित होगी और ना ही वॉल्यूम उसका निश्चित होगा। सेकंड पॉइंट है कि ठोसों के बीच आकर्षण बल यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहता है। देखते हैं कि जो गैस सॉलिड होते हैं उसमें सबसे अधिक होता है, यानी जो पकड़ने की शक्ति है वो सबसे ज्यादा इसमें होती है। और ठोस से गैस द्रव्य में है कि ठोसों से कम और गैसों से अधिक होती है, यानी ठोस से कम होगी, थोड़ा मतलब मिनिमम बीच की होगी, बीच की। और गैस में है सबसे कम होगी, इसकी जो पकड़ने की शक्ति है कि एक दूसरे को वो सबसे कम होगी। और तीसरी पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। किसमें? ठोस में सबसे कम हो। द्रव्य में है कि ठोसों से ज्यादा, यानी ठोसों से ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, भागने की शक्ति ज्यादा होगी और गैसों से कम होगी, गैस वाली सबसे ज्यादा होगी। कैसे? फिर सेकंड थर्ड है कि गैस में सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी गैस में सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन है कि 100 सेल्सियस पर भाप द्वारा जलने की तीव्रता उसी तापमान पर उबलते पानी की
अपेक्षा अधिक होती है, क्यों? यानी यहाँ क्वेश्चन किया गया है कि 100 सेल्सियस पे बनी भाप यानी जो भाप बनी है उससे जब हाथ हमारी मतलब त्वचा या कहीं पर वो भाप लगती है तो हमें ज़्यादा जलन महसूस होती है। उसी टेम्परेचर यानी उसी 100 सेल्सियस पे अगर वही पानी गर्म है तो मतलब उसकी अपेक्षा भाप की अपेक्षा हमें पानी से कम ज़्यादा मतलब गर्माहट या जलन महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं। आंसर है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण होती। जैसे कि 100 सेल्सियस पे जब पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बनती है। वो भाप में अगर हमारा हाथ या स्किन की कोई भी त्वचा वहां पर पड़े तो वहां पर ज्यादा जलन महसूस होती है। लेकिन अगर वही हमारा हाथ पानी के अंदर वही सेल्सियस पे जैसे कि वही पानी में चला जाए तो हमें कम जलन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। तो आगे देखते हैं कि जब जल 100 सेल्सियस पर वाष्प में बदलता है तो वह अतिरिक्त ऊष्मा शोषित कर लेता है। इसलिए जब भाप हमारी त्वचा के संपर्क में आती है तो वह यह अतिरिक्त ऊष्मा मुक्त करती है, जिससे त्वचा अधिक तीव्रता से जलती है। यानी कि जब हमने 100 सेल्सियस पे वो भाप बनाई है तो जो भाप बन रही है उसमें जो बाकी जैसे कि वो तो पहले ही भाप बन गई, जब जो बाकी टेम्परेचर उसमें छुपा था उसके कण में गुप्त ऊष्मा वाले में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वहां पर जो थी वो जो हीट थी वो मुक्त हो जाती है, यानी कि हमारे त्वचा पे आकर लगने लगती है तो हमें ज्यादा बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। चौथा क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 3 कारकों के नाम लिखिए और समझाइए कि वे दर को कैसे बदलते हैं। यहाँ पर वाष्पीकरण को 3 प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं, यानी कि कौन सी प्रोसेस होती है प्रोसेस बतानी है और वो प्रक्रिया कैसे हुई है ये भी बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आंसर है सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया पहला है ये। तो प्रभाव देखते हैं इसका क्या प्रभाव है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। कारण देखते हैं। कारण है अधिक कणों को वाष्पीकरण में बदलने का अवसर मिलता है। यानी जब एरिया बढ़ती है तो जितने सारे जो कण होते हैं उनको वाष्प में बदलने की मौका मिल जाता है। जैसे कि हम लोग जब कपड़े को सुखाते हैं तो इकट्ठे रख देते हैं तो आधे से ज्यादा कणों को वाष्प में बनने की मौका नहीं मिल पाता है, मगर उसी कपड़े को हम फैला दे तो वो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो जितने कण थे वो सारे लोगों को मौका मिलता है वाष्प बनने का, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तापमान, टेम्परेचर नेक्स्ट वाला है। तो इसका प्रभाव देखते हैं कि तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। कारण क्या है? कणों की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे वे आसानी से वाष्प बन जाते हैं। यानी जब हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी जो वाष्पीकरण की दर होती है यानी वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो कण होते हैं उनमें से जो काइनेटिक एनर्जी है वो तेज हो जाती है। अगर देखते हैं कि कोई भी चीज चलती है तो वहाँ की चीजें बहुत जल्दी बदलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। थर्ड वाला है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। देखते हैं इसका प्रभाव, देखते हैं इसका क्या प्रभाव है। वायु में नमी अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की दर घट जाती है। बढ़ती यहाँ पर बढ़ेगी नहीं, यहाँ पर हमने देखा बढ़ रही है मगर यहाँ पर घट रही है। कैसे? देखते हैं क्यों घटती है। कारण देख रहे हैं इसका हम। हवा में पहले से ही जल वाष्प मौजूद होने के कारण नए कणों के समाने की क्षमता कम हो जाती है। यानी जब हवा में पहले से ही नमी मौजूद रहती है, यहाँ पर जो है कि नमी, ह्यूमिडिटी
आर्द्रता मौजूद होने के कारण वहां पर जो दूसरे कण होते हैं, जो दूसरे पार्टिकल होते हैं, वो वहां पर नहीं समा पाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बरसातों में हम जो कपड़े डालते हैं वो जल्दी नहीं सूखते हैं। गर्मियों की अपेक्षा यानी कि धूप की अपेक्षा वो वहां पर नहीं सूख पाते। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले से ही नमी मौजूद है। पानी के यहाँ पर लिखा है ना कि जल वाष्प वहां पर पहले से ही मौजूद होते हैं। तो अभी अब मैंने वहां पर बहुत एग्जाम्पल से समझाया है। आप अगर नहीं समझ में आए यहाँ पर तो आप मेरे वीडियो को देखिएगा, हेडिंग्स में जाकर देख लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, गलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा से क्या तात्पर्य है? आंसर है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट पर द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी को गलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यानी 1 किलो ठोस को जिस यानी कि उसके गलनांक यानी गलने की मेल्टिंग होने की प्रक्रिया में जितनी थर्मल एनर्जी जो ऊष्मा लग रही है उसी को बोलते हैं गलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसी को बोलते हैं। तो क्या है आगे देखते हैं। यह ऊष्मा तापमान बढ़ाए बिना केवल ठोस के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जाती है। यहाँ पर दिया गया है कि जो यहाँ पर ठोस के बीच में जो आकर्षण बल होता है, एक दूसरे को पकड़ने की जो शक्ति होती है, उसमें ये थर्मल एनर्जी खर्च होती है और कहीं नहीं बढ़ती है। या यहाँ पर दिया गया ना, बिना केवल ठोस के कणों यानी कि तापमान बढ़ा है, बिना तापमान को हम बढ़ाएं या घटाएं कोई मतलब नहीं होता। बस वो कहाँ जाती है, वो थर्मल एनर्जी उसी के तोड़ने में चली जाती है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में बदलें। देखते हैं क्या है। पहला 376, दूसरा है 470, तीसरा है 293 केल्विन। ये सारी चीजें केल्विन में है। आपको क्या करना है, सेल्सियस में बदलना है। मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों में बताया इसको कैसे बदलना है। तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिए और उसको सेल्सियस में बदलना सीखिए। मैं ये नहीं यहाँ पर बदलूंगी, आप बदल करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है? इसे उच्च दाब पर क्यों रखा जाता है? पहले देखते हैं शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है सूत्र CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। उच्च दाब पर रखने का कारण क्या है देखते हैं। जब दाब कम करके एक वायुमंडलीय दाब यानी 1 एटमॉस्फेयर किया जाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बिना द्रव्य अवस्था में आए सीधे गैस में बदल जाती है। इसे ठोस रूप में बनाए रखने के लिए हमेशा उच्च दाब यानी हाई प्रेशर पर संग्रहित किया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है अपनी, वो क्या है, गैस है। तो उसको जब हम लोग ठोस अवस्था में, उसको द्रव्य में नहीं, डायरेक्ट गैस से सॉलिड में बदल देते हैं। तो उस अवस्था में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है। हाई प्रेशर की जरूरत की वजह से उसको हम हमेशा उसी में रखते हैं, हाई प्रेशर करके तो उसको ठोस अवस्था में रखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। एक बीकर में 100 ml पानी लें, उसमें 4-5 बूंद नील घोलें। पानी का रंग गहरा नीला हो जाएगा। अब इस घोल में से 10 ml निकाल कर दूसरे 90 ml साफ पानी के बीकर में मिलाइए। एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। मान लेते हैं कि मैंने एक बीकर में 100 ml पानी लिया है, ये मैंने साफ पानी लिया है। फिर इसमें 2-3 बूंद मैंने नील के डाले। यहाँ पर नील
नील लिख दिया मैंने, नील। नील की 2-3 बूंद डाली मैंने तो देखा कि ये पानी पूरी तरीके से नीला हो गया, पूरी तरीके से नीला हो गया। बस यही आगे वाले बीकर में मैंने 90 ml पानी लिया, इससे थोड़ा सा कम यानी 10 ml कम लिया। फिर यही 10 ml उठा करके मैंने यहाँ से 10 ml पानी उठा करके इस बीकर में डाला तो देखा कि ये भी थोड़ा मतलब नीला ये भी हुआ, हल्का नीला हुआ। फिर यहाँ से निकाल करके दूसरे बीकर में डाल दिया, दूसरे बीकर में डाल दिया। तो हमने देख अगर यही प्रक्रिया हम घुमाते जाए करते जाए तो हम लोग देखेंगे कि जितना हम लोग करेंगे पानी हल्का होता चला जाएगा, हल्का होता चला जाएगा, यानी कि उसका रंग हल्का होता चला जाएगा। यहाँ पर कुछ ज्यादा नीला होगा, फिर यहाँ पर इसके मुताबिक यहाँ पर कम नीला होगा, फिर यहाँ पर इससे कम होगा। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं कि देखिए यहाँ पर कितने ज्यादा थे लेकिन फिर इसमें आ गए, यहाँ पर छोटे थे। आपस में तोड़ तोड़ के इतने छोटे होते हैं कि तोड़ तोड़ के दूसरे इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए। आगे प्रोसेस करो तो उसमें भी चले जाएंगे, आगे उससे आगे करो तो उसमें भी प्रोसेस, वो भी नीला हो जाएगा। तो यहाँ पर पता चलता है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो हमने देखा इसकी प्रक्रिया, अभी देखते हैं इसका प्रेक्षण। तो अब प्रेक्षण देखते हैं क्या है। प्रेक्षण है हर बार पानी मिलाने पर रंग हल्का तो होता है लेकिन फिर भी रंगीन बना रहता है। यानी हमने जितना भी उसको इस गिलास से उस गिलास यानी इस बीकर से उस बीकर, इस बीकर से उस बीकर किया लेकिन उसका रंगीनपन गायब नहीं हुआ, वो अपना नीलापन नहीं छोड़ा। आगे देखते हैं निष्कर्ष क्या है इसका। निष्कर्ष इससे सिद्ध होता है कि नील के 4 से 5 बूंद में लाखों करोड़ों छोटे कण यानी छोटे छोटे पार्टिकल बहुत ज्यादा मिलियन में भी होते हैं, पार्टिकल मौजूद होते हैं, वहां पर मौजूद थे जो बार बार साफ पानी में मिलाने पर भी विभाजित हो जाते हैं। यानी कि हमने यहाँ पर देखा था कि ये इस वाले बीकर से लास्ट तक ये जो जितने 90 ml वाले पानी थे उनको हमने साफ रखा था, इसमें से इसमें चेंज किया, इसमें से इसमें चेंज किया था, तो वो देख रहे थे कि वो रंगीन होते जा रहे थे। अतः पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उसको हम इतने छोटे होते हैं कि हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो वो इतने क्या हमने देखा था कि वो कितने छोटे थे कि वो घुलते चले जा रहे, घुलते चले जा रहे, घुलते चले जा रहे हैं, ये तो हम नहीं पता लगा पाए थे ना। बस हमने महसूस किया था कि वो किस तरीके से वहां पर घुल रहा है। और हाँ, अगर आप इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को मैं इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ, हेडिंग्स वाइज बनाती हूँ क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लॉन्ग वीडियो बनाने से क्या ही फायदा। तो आप लोगों को ये रहेगा कि बस एक चैप्टर की एक हेडिंग पढ़ ली, अब दूसरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे ले। अभी एक साथ मैं सारा चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को बोरियत भी होगी और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। ऐसे छोटी छोटी टॉपिक आपको समझ में आएगी। तो आप अगर चाहते हैं कि आप पूरा चैप्टर पढ़े तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके हर एक वीडियो देख लें, और ऐसे एक एक हेडिंग पढ़ना चाहते हैं तो एक एक वीडियो देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का बनाऊं या रहने दूं।